नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में ज्योतिष सिखा सकूं, ज्योतिष का ज्ञान दे सकूं, ताकि आप भी इस विद्या का लाभ उठा सकें और जान सकें कि सही मायने में ज्योतिष है क्या। तो अभी हमारी चर्चा नक्षत्रों के विषय पर चल रही है और पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि नक्षत्र होते क्या हैं, कितने प्रकार के नक्षत्र हैं, प्रत्येक नक्षत्र का अंश क्या होता है, उस अंश को निकालने का भी मैंने तरीका बताया, मैंने फॉर्मूला आपको बताया। प्रत्येक नक्षत्रों के कितने चरण होते हैं, सभी नक्षत्रों के स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं, इन्हीं सब बातों पे हमने पिछली क्लास में चर्चा की। और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगली क्लास में मैं आप लोगों को मूल नक्षत्रों के विषय में बताऊंगा कि मूल के नक्षत्र होते क्या हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है और ज्योतिषकार ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि जी ये बच्चा मूलों में हुआ है या फिर मूल नक्षत्रों में हुआ है। सुना तो आप लोगों ने बहुत बार है, पर सभी को नहीं पता कि कौन से नक्षत्र मूल के नक्षत्र होते हैं। जैसा कि आप लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल के थ्रू आप लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि मूलों के नक्षत्र कौन से नक्षत्र होते हैं। क्योंकि जब भी किसी नवजात शिशु की आप कुंडली बनाएंगे या कुंडली देखेंगे तो सब प्रथम आपको यही देखना है कि बच्चे का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। और ये जानना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आप लोग कैसे पता करेंगे कि किसी बच्चे का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। तो आप लोगों को क्या देखना है कुंडली बनाने के समय पर कि चंद्रमा उस समय पर किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में गोचर करेंगे वही बच्चे का जन्म नक्षत्र कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, आप मानिए कि चंद्रमा अभी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो आप बड़ी सरलता से कह देंगे कि इस बच्चे का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है। मान लीजिए चंद्रमा अभी स्वाति नक्षत्र में है, तो आप बड़ी आसानी से कहेंगे कि बच्चे का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है या फिर बच्चे का जन्म नक्षत्र स्वाति है। तो बहुत आसान है आप लोगों का जानना कि कैसे आप पता करेंगे कि किसी बच्चे का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। तो अब हम बात करते हैं मूल नक्षत्र के विषय में कि इन 27 नक्षत्रों में से कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिन्हें मूलों का नक्षत्र कहा गया है। तो बहुत ही सरल है, केतु के नक्षत्र व बुध के नक्षत्रों को हम मूलों के नक्षत्र के नाम से जानते हैं, या फिर हम कहते हैं कि ये मूलों के नक्षत्र हैं। तो अश्वनी, मघा, मूल जिनके स्वामी केतु हैं, ये सभी तीन नक्षत्र मूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती इनके स्वामी बुध हैं, ये तीन नक्षत्र भी मूल की श्रेणी में आते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें जन्मे बच्चों को हम मूल के नक्षत्र में जन्मा बच्चा कहेंगे। इसे और सूक्ष्मता से हम समझेंगे। आप जानते हैं कि सभी नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। चंद्रमा मान लीजिए अभी रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में भ्रमण कर रहा है, तो उसके बाद वो अगला जो उसका नक्षत्र होगा जिसमें वो भ्रमण करेगा वो अश्वनी होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सभी नक्षत्र 360 डिग्री के एंगल पर देखे गए हैं। क्योंकि ब्रह्मांड बहुत अनंत तक है, तो हमारे पुराने विद्वानों ने, ज्योतिषों ने माना कि 360 डिग्री के एंगल पर सभी ग्रह घूमते हैं, सभी नक्षत्र उसी में आते हैं और उन्हीं को 27 भागों में हमने बांटा। तो प्रत्येक नक्षत्र का जो अंश हमें मिला वो 13 डिग्री 20 मिनट के करीब मिला। और सभी नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, मैंने बताया था प्रत्येक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको कहा कि रेवती के चौथे चरण में चंद्रमा अभी है, तो कुछ समय बाद वो अश्वनी के पहले चरण में आ जाएंगे। क्योंकि 27 के बाद वो दोबारा से शुरू करेंगे 1 नंबर से, फिर 2 पे जाएंगे, 3 पे, 4 पे, ऐसे चंद्रमा भ्रमण करते हुए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि किन खास चरणों में अगर चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये मूल नक्षत्र है या फिर मूलों के नक्षत्रों में इस बच्चे का जन्म हुआ है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले रेवती लिखा है, रेवती के सभी 4 चरणों को मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। उसके बाद मैंने लिखा है अश्वनी।
तो मान लीजिए चंद्रमा अभी रेवती के पहले चरण में है, तो ये कहना उचित नहीं है कि इस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। मान लीजिए दूसरे चरण में है चंद्रमा, तब भी आप नहीं कहेंगे ये बात कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। अगर चंद्रमा तीसरे चरण में है रेवती के या फिर चौथे चरण में है, तो आप बड़ी आसानी से इस बात को कहेंगे, बड़ी सरलता से आप इस बात को कहेंगे कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। तो रेवती के तीसरे व चौथे और अश्वनी के पहले और दूसरे चरण को हम मूल नक्षत्र का नाम देंगे या फिर कहेंगे कि बच्चे का जन्म मूलों में हुआ है। ऐसे ही आगे चलते हैं। अश्लेषा में भी यही आपको फॉर्मूला लगाना है। अश्लेषा के तीसरे चौथे और मघा के पहले दूसरे चरण में जन्मे बच्चे को आप कहेंगे कि मूलों में ये बच्चे का जन्म हुआ है या फिर इस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र की बात करते हैं तो ज्येष्ठा के तीसरे चरण, चौथे चरण और मूल के पहले व दूसरे चरण में हम कहेंगे कि इस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। और आसानी से आप इसे समझें कि बुध के जो नक्षत्र हैं रेवती, अश्लेषा व ज्येष्ठा, अगर आप बुध के नक्षत्रों को देखेंगे तो बुध के तीसरे व चौथे चरण में जब चंद्रमा होंगे, बुध के नक्षत्रों के तीसरे व चौथे चरण में चंद्रमा होंगे, तो आप कहेंगे कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसे ही केतु के नक्षत्रों में पहले और दूसरे चरण में चंद्रमा होंगे, तो आप कहेंगे कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। अगर इन चरणों के अलावा किसी और चरण में अगर चंद्रमा भ्रमण कर रहे होते हैं, तो यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और कोई पाठ पूजन या उपाय कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो रेवती के पहले दूसरे में आप नहीं कहेंगे, अश्लेषा के भी पहले दूसरे में आप नहीं कहेंगे और ज्येष्ठा के भी पहले दूसरे चरण में आपको बिल्कुल नहीं कहना है कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसे ही अश्वनी के तीसरे चौथे में, मघा के तीसरे चौथे में और मूल के तीसरे चौथे में। तो मैंने आप लोगों को बड़े ही सूक्ष्म रूप में बता दिया है कि किन चरणों में चंद्रमा होंगे इन विशेष नक्षत्रों के, तभी आप कहेंगे कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। और अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो शास्त्रीय तरीके से वैदिक मंत्रों के द्वारा मूलों की शांति कराई जाती है, जो कि बच्चे के जन्म से 27 दिन बाद जब वही नक्षत्र दोबारा से आता है तो उसकी शांति कराई जाती है। अगर उस समय पर नहीं कराते तो जब भी वो नक्षत्र दोबारा से आता है तो उन्हीं नक्षत्रों के समय पर, जिस समय पर वो नक्षत्र चल रहे होते हैं, चंद्रमा उन नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं, उसी समय पर उन नक्षत्रों की शांति कराई जाती है। तो जब आप कुंडली देखेंगे किसी की, तो आप विवाह के समय पर या नौकरी के समय पर किसी भी जातक की कुंडली को आप देखते हैं, तब आपको इस बात की चर्चा नहीं करनी है कि आपका जन्म मूलों में हुआ है। इसकी चर्चा हमें जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर 2 या 3 साल तक के टाइम में हमें इस बात की चर्चा करनी है और उसी समय पर हम इन उपायों को करेंगे, तभी इसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि मूल नक्षत्र में अगर बच्चा होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता या फिर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी बच्चे का जन्म अगर मूल नक्षत्र में होता है तो उसके उसी समय पर उपाय कर लिए जाए। अगर उसके बाद बच्चा जीवित रह जाता है, उसकी हेल्थ भी ठीक रहती है 2, 3, 4 साल के बाद, तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो बच्चा बड़ा भाग्यवान होता है और उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, वो बड़ा भाग्यशाली होता है। और इसके अलावा हमें ग्रहों की भी स्थिति को देखना होता है। कुंडली में ग्रहों की बहुत सारी स्थितियां होती हैं, उन्हें भी देख के हम इस बारे में बताते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं कि बच्चे की हेल्थ कैसी रहेगी। पर ज़रूरी है अगर बच्चे का जन्म इन 6 नक्षत्रों के इन खास चरणों में होता है तो हमें उनकी शांति करा लेनी चाहिए। परंतु हमें ऐसा भी नहीं करना है कि इन नक्षत्रों में हो गया और रेवती के पहले दूसरे चरण में है तब भी हम ये बात कह दें कि जी मूल नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, तो वो भी गलत बात है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि मूल के नक्षत्र क्या होते हैं और मूलों में जन्मे बच्चों के लिए क्या उपाय हमें करना है।